बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमारा बेसिकली पर्पस भी यही होता है कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को उनको अपडेट किया जाए और व्यूअर्स को जो है वो एजुकेट किया जाए ताकि उनको पता चले कि जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, करंट डिजीज़ चल रही हैं, उनके नाम, फिर उस तरह की स्पेशलिटी में जाने के लिए जो बीमारियां होती हैं, जो उनके टेस्ट होते हैं, जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो तकरीबन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए। तो आज का हमारा मौजू भी हमारे हेल्थ से रेलिवेंट एक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बेशुमार ऐसे फ़ीमेल मेल हमारे पास जो जोड़े आते हैं तो उनमें इशू होता है, हम उसको नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन भी कह सकते हैं, बेऔलादी भी कह सकते हैं। ये वो टर्म्स होती हैं जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, यानी शादी हो गई, उसके बाद कुछ साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 6 माह गुजर गए, तो जो शादीशुदा जोड़ा होता है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। वो फिर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए जाके ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो हमल नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या मेरी बीवी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ये वो रीज़न्स होती हैं जहाँ पे दोनों जो है वो परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। इसी तरह डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और मेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह पेशेंट जो है वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं। तो हमने असल में आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ जो है वो जर्नल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके नॉलेज को अपडेट करना और व्यूअर्स को एजुकेट करना कि अगर आपको ये वाला इशू हो तो इसका प्रोसीजर्स क्या हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे बेऔलादी के ऊपर, बांझपन के ऊपर, फिर इसके साथ आगे जुड़े हुए जो टेस्ट हैं, जो प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर। तो हमारे इसमें 2 प्रोसीजर पे हम बात करेंगे, एक है IUI और दूसरा है IVF। ये 2 वो प्रोसीजर्स हैं कि जब आप देखते हैं कि एक शादीशुदा जोड़ा जो है वो उसको एक टाइम गुजर गया और उसके बाद जो है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यानी कोई औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, तो वो दोनों परेशान होते हैं, वरी होते हैं। वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं या अपना कंसल्टेंट जो उनका होता है उसके पास जाते हैं। तो जाके वो अपना मसला डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है कि वो बेसिकली उनका सीमन एनालाइज टेस्ट करवाता है। वो मेल को कहता है कि हम जो ना वो आपके सीमन के टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो आपके स्पर्म काउंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, उसमें एक्टिव कितने हैं, डेड कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं, या वहाँ पे पल्स का क्या रेट आ रहा है, या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो हम फिर उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह फीमेल के जो है वो हम उसके हार्मोनल टेस्ट लेते हैं, उसका स्कैन वगैरह करवाते हैं। उसमें पता चलता है कि वो PCOS में है या उसका कोई और इशू है, या बच्चादानी की ट्यूबें वगैरह बंद हैं, या एग की जो है तादाद अंदर कम है, या एग बन ही नहीं रहे, या ट्यूबें ब्लॉक हैं। तो ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने फ़ीमेल के करवाने होते हैं। मेल का जो है वो हम उसका स्पर्म टेस्ट करवाते हैं, फिर उसकी काउंटिंग देखते हैं। तो इस प्रोसीजर्स में जब हम देखते हैं कि किसी मेल के अंदर या फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी का केस है, बेऔलादी का है, बांझपन का मसाइल है, तो हम फिर उनको ये रिकमेंड करते हैं। अगर हम देखते हैं कि मेल जो है वो उसके स्पर्म तकरीबन ठीक हैं, लेकिन फीमेल जो है उनकी जो है वो ट्यूबें भी खुली हुई हैं और इन्फेक्शन वगैरह भी कोई नहीं शो हो रहा, तो फिर हम ये देखते हैं कि अगर मेल के स्पर्म जो है वो अगर 10 मिलियन अबव हैं, या हम देखते हैं कि अगर 10 मिलियन से नीचे हों तो फिर तो उनका प्रोसीजर्स हो रहा है, लेकिन अगर 10 मिलियन से ऊपर हैं तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि मेल के स्पर्म भी ठीक हैं, इनकी बेबी की जो ट्यूबें हैं वो भी खुली हुई हैं। तो अब चूँकि इशू ये आ रहा है कि हो सकता है कि स्पर्म एक्टिविटी कम हो, यानी जो स्पर्म है उसकी ताकत, एनर्जी का लेवल कम हो, तो ऐसी सूरत हाल में फिर पेशेंट को IUI जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। तो IUI बेसिकली ये उन मरीज़ों को ही हम रिकमेंड करते हैं जिनका हम देखते हैं कि इनका जो है ना वो एक टाइम लिमिट गुजर गई और उसके बाद भी जो है ना वो इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर हम उनको इंट्रा यूट्राइन एग्जामिनेशन यानी IUI, इंट्रा यूट्राइन एग्जामिनेशन जो है वो उसका एक टेस्ट है, यानी एक प्रोसीजर्स है जिसके ज़रिए जो है वो हम आपके जो स्पर्म होते हैं उनको वॉश करवाते हैं। वॉश से मुराद ये नहीं है कि आपके स्पर्म को कहीं धोया जाता है, बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके स्पर्म को लैब के अंदर जो उसकी फ्लूइड वगैरह उसको अलग कर दिया जाता है और एक्टिव स्पर्म जो होते हैं उनको काउंट करके, उनको जमा करके, कलेक्ट करके
फिर एक ट्यूब के ज़रिए जो है वो आपकी बच्चादानी में रख दिया जाता है, एग के करीब कर दिया जाता है, ताकि जो उसका पिछला सफ़र है उसको कम कर दिया जाए और स्पर्म की एफिकेसी जो है वो उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। इस प्रोसीजर के लिए जब भी आप इस प्रोसीजर के लिए जाएं तो उसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले आपने जब भी आपका पीरियड्स का साइकिल जो चल रहा है उसके दूसरे दिन जो है वो आपने अपने डॉक्टर्स के पास जाना होता है, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो आपका स्कैन करते हैं, आपके टेस्ट वगैरह सारे करवाते हैं, जो भी बेसलाइन टेस्ट होते हैं वो सारे होते हैं। इसी तरह जो मेल है उसका स्पर्म का टेस्ट होता है। तो फिर उसके बाद अगर वो देखते हैं कि आपकी ट्यूब वगैरह खुली हुई हैं और आपके अंडे या आपके हार्मोनल इफेक्ट हैं, तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के इंजेक्टेबल या औरल मेडिकेशन करके आपके जो एग्स हैं या आपकी जो हार्मोनल एक्सचेंजिंग है या अंडा बनाने का जो काम है उसकी वो दवाइयाँ दे के आपके अंडे को सिक्योर करते हैं, अंडा आपका बनाते हैं। फिर उसके बाद अंडा फोड़ना बनाना, ये डॉक्टर की असल में एक्सपर्टीज़ और काबिलियत होती है कि वो उसने मेडिकेशन करके आपके एग को बनाना है, फिर उस एग को ऑन द टाइम जो है वो फुटाना और फिर उसके बाद जो है वो आपका IUI वाला ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करना, यानी इंट्रा यूट्राइन एग्जामिनेशन जो है वो शुरू कर देना। और उसमें फिर आपके मेल के जो स्पर्म है उसको लेके प्रॉपरली उसको वॉश करवा के लैब में तैयार करके थ्रू ट्यूब जो है वो आपकी बच्चादानी में रख के अंडों के करीब कर देना। और ये वो प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 3 से 4 साइकिल में करवाना पड़ता है। मसलन जब भी आपको डेट शुरू होती है तो आपने डॉक्टर्स के पास जाना होता है और उसने आपके ही हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उनको वॉश करना होता है, फिर उनको जो है वो थ्रू लैब रेडी करके तो वो ट्यूब के ज़रिए जो है वो आपकी बच्चादानी में रख दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है IUI। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर 3 से 4 साइकिल में IUI किया गया लेकिन उसका चूँकि सक्सेस रेट नहीं मिला, जो कि अक्सर जो है वो सक्सेस रेट जो है इसका है वो 15 से 20% होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। जितने भी केस करते हैं उसमें 15 से 20% सक्सेसफुल रेट होता है कि इसमें 15 से 20% चांसेस होते हैं कि IUI के थ्रू जो है वो औरत को प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब 2 से 3 साइकिल जब हम उसके IUI का रिकमेंड करते हैं, जब हम देखते हैं कि 2 से 3 साइकिल के अंदर IUI प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुई, तो फिर पेशेंट को हम काउंसल करते हैं कि आप जो है वो अपना पैसा वेस्ट ना करें, चूँकि ये कॉस्टली प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम फिर पेशेंट को कहते हैं आप अपना पैसा वेस्ट करने की बजाय आप IVF की तरफ जाएं। IVF जो है वो एक और प्रोसीजर्स होता है, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर्स है। उसमें भी सेम जो है वो आपके इसी तरह बेसलाइन टेस्ट होते हैं, हार्मोनल सारे टेस्ट होते हैं, सीमन एनालाइज होता है। उसमें भी फिर काउंट सारा चेक किया जाता है कि आपका 5 मिलियन 10 मिलियन अबव, अगर आपका इससे नीचे आ रहा तो IVF है, अगर उससे ऊपर आ रहा तो फिर IUI की एक चांस जो है वो दिया जा सकता है। अब IVF जो होता है बेसिकली वो भी डॉक्टर जो है वो उसको रिकमेंड करते हैं जब वो देखते हैं कि 3 से 4 साइकिल गए हैं। अब IUI चूँकि सिक्योर नहीं हुआ तो अब इससे अगला जो प्रोसीजर है वो बेसिकली IVF या फिर ICSI, ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें फिर प्रेगनेंसी के लिए एक और प्रोसीजर अपनाया जाता है। और ये ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है जिनके स्पर्म कम हो, स्पर्म काउंट कम हो, या औरत का एज फैक्टर हो या मेल का एज फैक्टर हो और वो बच्चे के लिए औलाद के लिए कंसर्न हो, तो ऐसी सूरत हाल में उनको ये वाले प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है IUI से। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आपको IVF, लेकिन ये काउंसल करता है आपका डॉक्टर जो आपको प्रॉपर देख रहा होता है, जो गायनाकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर चेक कर रहा होता है या चेक कर रही होती है, वो प्रॉपर आपकी सारी हिस्ट्री को मेंटेन करते हुए वो फिर आपको ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आपने IUI करवाना है या आपने IVF की तरफ जाना है। अब IVF जो होता है वो बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें आपके स्पर्म को जो है वो इसी तरह लिया जाता है। वो प्रॉपरली एक प्रोसीजर्स होता है जो कि सेटअप पे जाके किया जाता है। उसमें भी आपके ही जो स्पर्म होते हैं उनके एक्टिव स्पर्म को अलग कर लिया जाता है। इसी तरह जो फीमेल होती है उसको थ्रू इंजेक्ट हार्मोनल फिर मेडिकेशन करके उसके एग को रेडी किया जाता है, फिर उस एग को बाहर निकाल लिया जाता है और जो मेल होता है उसके स्पर्म को भी लिया जाता है और एक्टिव स्पर्म को एग में रख के उसको प्रॉपर एक तैयार किया जाता है। जब वो प्रॉपर उसकी तैयारी हो जाती तो फिर वो भी इसी तरह थ्रू ट्यूब जो है वो आपकी यूट्रस में रख दिया जाता है। और ये वो प्रोसीजर होता है जो IVF के थ्रू करते हैं। तो आज का हमारा असल में ये मौजू इसलिए बना चूँकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार मेल फीमेल आते हैं। चूँकि बीइंग ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उनके साथ हमारे लिंक इस तरह के होते हैं, तो वो फिर हर तरह का जो है वो डिस्कशन करता है, हर तरह का मशवरा मांगता है। तो हमने फिर ये सोचा कि हम इस वीडियो को इसलिए बनाएं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनको एजुकेट भी करें, उनके नॉलेज को अपडेट भी करें। और जो हमारा पर्पज़ है कि हमने हर टेस्ट हर प्रोसीजर जो है वो अपने व्यूअर्स को इस तरह सिखाना है
कि वो नाम सुने तो घबराए नहीं, वो IUI का नाम सुने तो वो घबराए नहीं कि IUI क्या चीज़ है। तो उसको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इंट्रा यूट्राइन एग्जामिनेशन जो है ये IUI एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा प्रोसीजर्स है कि जब आपको औलाद नहीं हो रही होती, आप मेल फीमेल इनफर्टिलिटी में जा रहे होते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर आपका प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर ये प्रोसीजर जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट करते हैं, वो अपने क्लिनिक पे करते हैं और इसी तरह जो स्पर्म होते हैं वो लैब के थ्रू उसको रेडी करवा के आपके यूट्रस में रख देते हैं, यानी बच्चादानी में रख दिए जाते हैं, अंडों के करीब कर दिए जाते हैं। जो कि स्पर्म चूँकि वीक होते हैं और उनकी वजह से आगे वो अंडों तक पहुँचने में, फिर वहाँ पर आगे पूरा प्रोसेस चलने में परेशानी होती है, तो उसको कम कर दिया जाता है थ्रू IUI। इसी तरह जब ये प्रोसीजर भी नाकाम हो जाता है 3 से 4 साइकिल, या फिर बाज़ जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं वो 4 से 5-6 साइकिल भी देते हैं, लेकिन चूँकि मैं ये समझता हूँ कि 3 से 4 साइकिल में अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता तो पेशेंट को प्रॉपर काउंसल करना चाहिए और उसको प्रॉपर बताना चाहिए कि अब आपको IVF की तरफ जाना चाहिए। अब जब IVF की तरफ पेशेंट जाता है तो थ्रू इसी तरह प्रॉपर बेसलाइन टेस्ट हर चीज़ करवा के तो वो प्रॉपर जो है वो उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, यानी उसकी ये सारे का जो तरीकाकार IUI के थ्रू हम आपके जो स्पर्म बच्चादानी के अंदर रखते हैं और एग जो है ना वो वहाँ पे उसको कलेक्ट करता है और फिर इस तरह बनने का प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन जो IVF होता है उसमें आपके एग को बाहर निकाल लिया जाता है और स्पर्म और एग को आपस में मिलाया जाता है और बाहर से तैयार करके फिर जो है ना उसको आपकी बच्चादानी में रख दिया जाता है। तो ये फ़र्क होता है IUI में और IVF में। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको और ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चूँकि ये हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने एक जनरल नॉलेज को अपडेट करने के लिए शॉर्टली जो है वो लोगों को ये बताया कि IUI और IVF में फ़र्क क्या है और किन लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि हमारे इस डिस्कशन से काफ़ी लोगों को ये फ़ायदा होगा और उनके नॉलेज अपडेट होगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करें और इसके जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।